साथियों नमस्कार। साथियों, चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इस बार के नतीजे कुछ ऐसे रहे हैं जिसमें हर कोई खुश है, हर कोई संतुष्ट है और हर किसी के साथ न्याय हुआ है। बीजेपी इसलिए खुश है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कांग्रेस इसलिए खुश है, उनकी सीटें बढ़ गईं। राहुल जी इसलिए खुश हैं, दोनों ही सीटों से जीत गए, पहला अमेठी से हार गए थे। क्षेत्रीय दल इसलिए खुश हैं कि भाई उनकी जो स्ट्रांगनेस है पहले से ज़्यादा हो गई है। और साथ ही सबसे ज्यादा खुशी जो मुझे है वो है ईवीएम की। एटलीस्ट ईवीएम पर अब कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा। इलेक्शन कमीशन पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा। अच्छी बात है, इनके साथ न्याय हुआ। इतना बड़ा इलेक्शन कराना जहां पर लाखों मशीनें, करोड़ों वोटर्स, न जाने कितने लाखों कार्यकर्ता शामिल थे, उन पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया करते थे विपक्षी दल, एटलीस्ट वो बंद हुआ। साथ ही मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा लालछन लगाई गई थी कि मीडिया बिकाऊ है, ये है, वो है। कल जो मीडिया की कवरेज थी उसे देख करके आप कह सकते हैं कि कोई बिकाऊ नहीं है, न्यूट्रल कवरेज थी। कहने को आप कुछ भी कह दीजिए। अब मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं जो ये कहते हैं जब भी हार होती है कि ईवीएम खराब है। आपने बीजेपी एक चीज देखी होगी, बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं आई, पहले से सीटें काफी कम हो गई, लेकिन बहाना नहीं बनाया है। कई जगह ये बोला है कि हम इस पर मंथन करेंगे और काम करेंगे, क्या चूक रह गई। ये सेंटेंस आपको कभी भी कांग्रेस की तरफ से सुनने को नहीं मिलेगा। साथ ही आपने ये भी देखा है कि बीजेपी के ही जो सपोर्टर्स हैं वो बीजेपी की खुद बुराई कर रहे हैं कि हाँ, इन लोगों में कई जगह एरोगेंस था, इनके एमएलएज और एमपीज मिल करके काम नहीं कर रहे थे, आपस में गुटबाजी थी, चीज़ों को ठीक से फॉलो नहीं कर रहे थे, कई कई जगह तो जो आरएसएस है उसके साथ ही अलाइंड नहीं थे। अपना एक एरोगेंस था इन लोगों में, उस एरोगेंस को भी कम किया गया कल के इलेक्शन के रिजल्ट के द्वारा। ये भी न्याय हुआ। बीजेपी का एरोगेंट होना अच्छा नहीं था, न बीजेपी के लिए न इस देश के लिए, वो भी कंट्रोल हुआ, ये भी न्याय है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो उन क्षेत्रों में जहां बीजेपी ग्रो करना चाहती थी वहां उसने ग्रो किया, ये बीजेपी के साथ न्याय हुआ। वो क्षेत्र जहां पर बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट थी, यूपी, वहां उसको काफी शिकस्त झेलनी पड़ी, ये भी बीजेपी के साथ न्याय हुआ, यूपी के साथ भी न्याय होगा। फर्ज कीजिए अगर कल यूपी ये लोग अच्छे से जीत जाते, 70+ ले आते, तो ये और ज्यादा एरोगेंट हो जाते, फिर ये यूपी को ग्रांटेड लेने लगते और हो सकता है उस ग्रांटेड लेने में 2027 का यूपी का चुनाव हार जाते। कई लोग मेरे से कह रहे हैं कि अरे यूपी में हार हुई, ये हुआ, वो हुआ। मैंने कहा ठीक है, दुख है, हमें भी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कितना काम हुआ है यूपी में और हम उस नेता को सपोर्ट करने को तैयार हैं जो काम करता है। हम जातिवाद देख करके वोट नहीं करते, हम काम देख करके करते हैं। इस पर कोई कुछ भी कहता रहे कि आप बीजेपी को सपोर्टर हो, ये वो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, जो काम हुआ है हुआ है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 400 आनी चाहिए थी सीट, एनडीए 400 पार होना चाहिए था। अच्छी बात है, हर कोई बड़ा लक्ष्य लेके चलता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि एनडीए हार गई है। बन तो प्रधानमंत्री मोदी ही रहे हैं, तो वो लोग ज़्यादा दुखी ना हो और कांग्रेस वाले ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि उनकी 98 या 99 सीटें आई हैं, वो 100 भी पार नहीं कर पाए हैं। हाँ, इतना खुश हो सकते हैं कि इंप्रूवमेंट है। साथ ही लोग कह रहे हैं कि भाई 400 पार हो जाता तो बहुत अच्छा हो जाता, ये तो बेकार हो गया। नहीं, ये अच्छा हुआ है। यहां से उन चीजों पर काम करेंगे ये लोग जो कमियां थी, जो लूप होल्स थे, और उन लूप होल्स पर ये काम करते हुए अगली बार और सतर्क रहेंगे। और अगर काम करेंगे तो 2029 को भी जीत लेंगे। अगर यहां पर ये 400 के आसपास आ जाते तो इतने कैजुअल हो जाते कि 2029 हार जाते, ये बात भी है। तो कई कई बार जो नियति, प्रकृति न्याय करती है, वो इसलिए करती है कि आगे भी तुम्हारा काम चलता रहे, इसलिए अभी झटका दे रहे हैं। झटका दिया है, लेकिन ऐसा नहीं दिया कि मोदी को हटा दिया। मोदी है वहां पर, थोड़े कमजोर हैं, लेकिन हैं। ये बीजेपी वालों को भी समझना चाहिए और जो नेशनलिस्ट हैं, जो देश का भला चाहते हैं, उनको भी समझना चाहिए। और जो गद्दार हैं, जिन्हें सिर्फ इससे मतलब है कि मोदी को हराना है, उनका लक्ष्य बस ये है कि हमें सुविधाओं का लाभ भी लेना है, हमें राशन कार्ड भी बनवा लेना है, मुफ्त राशन भी ले लेना है, और हमें स्वास्थ्य सुविधाएं भी लेनी है, और हमें आयुष्मान भारत से भी सुविधा लेनी, सब कुछ लेना है उनको, घर भी लेना है, सब लेना है। और वोट किसको देना है? मोदी के खिलाफ। ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता, ये किसी के सगे नहीं है, इनकी तो बातें करना बेकार है। ठीक है, मोदी ने इन पर कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट कर दिया जो कि नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे लोग जिनके दिमाग में ये देश नहीं चलता, उनके दिमाग में कुछ और चलता है, उनकी ज़्यादा आप परवाह करने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा मोदी को सोचना चाहिए। मोदी को यह भी सोचना चाहिए कि जिस वेस्ट बंगाल के बारे में आप सोच रहे थे कि हम 30 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, उस वेस्ट बंगाल का आदमी आपको वोट देना चाहता था, लेकिन इस डर की वजह से देने नहीं गया कि कहीं ममता बनर्जी पकड़ के उसको पीट ना दे बाद में, क्योंकि उसे बचाने आप तो जाओगे नहीं। न जाने कितने बीजेपी के कार्यकर्ता वहां मारे गए आज तक, न जाने कितने मासूम लोगों की हत्या कर दी गई, कई लोगों के साथ बर्बरता हुई, आपको संदेश खाली भी पता है, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी को वोट देते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर वोट नहीं दिया और हमारी कल को पिटाई होगी तो कोई बचाने नहीं आएगा।
काश आपने वेस्ट बंगाल पर कोई कदम उठाया होता, काश आपने वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया होता, तो लोगों को इस बात की संतुष्टि रहती कि हाँ मोदी बैठा है कुछ कर लेगा। लेकिन नहीं, आपने उसको ऐसे रख दिया कि अपने आप समय के साथ ममता बनर्जी एक्सपोज हो जाएंगी केजरीवाल की तरह और अपने आप हट जाएंगी। नहीं हटेंगी, उन्होंने गुंडे ही मचा रखे हैं वहां पर भैया। उस पर आपने एक्शन नहीं लिया तो लोगों में इस बात का आश्वासन नहीं था कि आप उनके साथ हैं। अगला, आपने अपने कार्यकर्ताओं के बारे में कभी भी ख्याल नहीं किया। जो कार्यकर्ता आपके लिए धूप में बारिश में हर तरह से आपके साथ खड़ा रहता था, उस कार्यकर्ता को आपने ग्रांटेड लिया। ये बीजेपी की गलती थी। बीजेपी की यह भी गलती थी कि उसने ऐसे वक्त पर आरएसएस के खिलाफ बयान दे दिया जिस वक्त वोटिंग चरम सीमा पे थी। जेपी नड्डा जी बोल चुके थे, शायद किसी जगह पर उन्होंने ये बोला था कि अब हम उस स्टेज पर आ गए हैं कि अपने दम पर कर सकते हैं काम। आरएसएस की जरूरत तब पड़ती थी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ये बयान एरोगेंस को झलकाता है, ये नहीं देना चाहिए था। साथ ही जो दुष्प्रचार है, रिजर्वेशन के ऊपर गलत अफवाहें फैलाई गई, फेक वीडियो चलाया गया, उस वीडियो के जरिए भी काफ़ी ज़्यादा डेंट पड़ा है। ऐसी चीज़ों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए थी। मोदी की जो पॉलिसी है, जो डिफेंसिव नीति थी इस टॉपिक पर, वो ले डूबी कई जगह पर। उस टाइम बहुत एग्रेसिवली इस चीज़ को बोलना चाहिए था कि ये फेक है और कई लोगों को पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए था। लेकिन आपको लगा कि अगर ऐसा करेंगे तो इस चीज़ का प्रचार और ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए आप डिफेंसिव हो गए और आपने इस दुष्प्रचार को बढ़ने दिया और जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। ये गलतियां हैं, लेकिन हाँ सीख है। अब इतने अलर्ट होकर के लोग चुनाव लड़ेंगे कि 2027 के यूपी में कोई गलती नहीं करेंगे और 2029 के लोकसभा में कोई गलती नहीं करेंगे। ये बात भी है। खैर, ये तो जो हुआ सो हुआ। आगे की संभावनाओं पर बात करते हैं। देखिए, चुनाव के नतीजे कल आए, उससे एक दिन पहले तक मैं न्यूज़ में देख रहा था, एक पत्रकार बोल रहे थे कि इस एग्जिट पोल से पता चल रहा है कि जेडीयू को फायदा हुआ है, इससे नीतीश कुमार की जो राजनीतिक जीवन है वो बरकरार रहेगा, नीतीश कुमार दोबारा जिंदा हो जाएंगे। तो एक पत्रकार बोले नीतीश कुमार राजनीति में जिंदा होकर करेंगे भी क्या? लेकिन नीतीश कुमार ने बता दिया, क्या पुनीत भगवान है, आप देख रहे हैं, एक अकेला बाजीगर यहाँ से निकल करके आया है। जिनको आप सब हल्के में ले रहे थे, आज उन्हीं के ऊपर सब टंगा हुआ है, कर लीजिए क्या कर लेंगे। तो ये भी राजनीति का एक हिस्सा है कि आप राजनीति में कभी नहीं कह सकते कि क्या हो जाए। और एक ये, इन पर जो लालछन लगती थी ये बच गई। अब इनके बारे में मैंने जिक्र किया। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि डेमोक्रेसी में जिस चीज़ पर ये लोग, विपक्ष तो कुछ भी कर सकता है, जिस चीज़ पर क्वेश्चन मार्क लगा देते थे ये लोग, इससे हमारे देश की बदनामी होती थी विदेशों में कि इंडिया में पता नहीं इलेक्शन सिस्टम कैसा है, पता नहीं कैसी मशीनें यूज़ करते हैं, पता नहीं इलेक्शन कमिश्नर कैसा है। कम से कम वो तो, उसके साथ तो न्याय हुआ। ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक इंसान के साथ न्याय नहीं हुआ जिसका मुझे लगता है, और वो इंसान है योगी आदित्यनाथ। मैं निजी तौर पर दुखी हूं इन व्यक्ति के लिए। इन्होंने क्या नहीं किया, यूपी वालों गौर से सुनो, क्या नहीं किया यार इस व्यक्ति ने आपके लिए। कानून व्यवस्था में कोई कमी छोड़ दी, इसने कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे विकास दुबे हो, चाहे अतीक अहमद हो, किसी भी मामले में धर्म और जाति नहीं देखी। अयोध्या के डेवलपमेंट के लिए क्या काम नहीं किया इन दोनों ने, उसको पूरा आर्थिक गलियारा बना दिया है आज की डेट में। आप आज अयोध्या में कोई भी बिजनेस सेटअप कर लीजिए, आपका चल पड़ेगा। इतना ज़्यादा टूरिज्म कर दिया है वहाँ पर। वहाँ अयोध्या वासियों को आने वाले समय में बहुत फायदा होने वाला है। वहाँ ज़मीन के भाव कितने बढ़ गए हैं, वहाँ के अयोध्या वासी इस बात को जानते हैं। लेकिन अयोध्या वासियों ने क्या किया, इन्हीं को कमज़ोर कर दिया। आप तो राम का बड़ा नाम लेते थे, 500 साल से हमने पगड़ी नहीं पहनी है, हम राम जी को लाएंगे, राम जी आएंगे, राम लला करते थे, और जो लेकर के आए आपने उन्हीं को हरा दिया। किस बेसिस पे भाई? और यूपी में और भी लोग हैं, राजपूत नाराज हैं, जाट नाराज हैं, ब्राह्मण नाराज हैं, क्षत्रिय नाराज हैं। अब निकल गई नाराजगी, बैठे रहो। अब पीओके आ जाएगा आपका, बताइए, अब यूसीसी ले आएंगे आप। आपने अपनी ये जातिगत राजनीति के चक्कर में, जातिगत समीकरणों के चक्कर में कितना बड़ा डेंट मारा है पता है आपको? आपने उन नेताओं को जिता दिया जो मुख्तार अंसारी को श्री मुख्तार अंसारी कहकर के बोलते हैं। आपने उन नेताओं को जिता दिया जो अतीक अहमद को श्रीमान अतीक अहमद कहकर के बोलते हैं, जो इन लोगों के जनाजे में शामिल होते हैं। आपने उन लोगों को जिता दिया जब जिनकी सरकार होती थी तो बहन बेटियां 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती थी। आपने उन लोगों को जिता दिया जो यूपी में आज तक इतना रोजगार लेकर के नहीं आए कि यूपी का युवा यूपी में रह करके 2 रोटी कमा सके। इसलिए वो युवा मजदूर के रूप में कभी गुजरात जाता था तो कभी महाराष्ट्र जाता था, और महाराष्ट्र जाकर के उसको किस तरह से वहां पर उसके साथ किया जाता था आपको पता है। आपने उन लोगों को जिता दिया।
इस यूपी में आज तक रोजगार के अवसर पैदा नहीं हुए थे। इस यूपी को जंगल राज कहा जाता था। आप क्या दोबारा वही लाना चाहते हो? क्या न्याय किया आपने इन लोगों के साथ? क्या कमी थी इनकी? लेकिन आपको तो पता नहीं ब्राह्मण नाराज हैं कि राजपूत नाराज हैं। नाराज ही रहना बस। इसलिए मुगल्स आप पर इतने साल तक शासन कर पाए, इसलिए आप पर अंग्रेज इतने साल तक शासन कर पाए। नाराज हैं, नाराज हैं। एक यूपी ने हरवा दिया पूरा चुनाव। ये आपको सोचना चाहिए, जो जनता है उसे सोचना चाहिए। मैं हर पक्ष की बात कर रहा हूं। मैं ये भी कह रहा हूं कि सही भी हुआ कि अगली बार के लिए अलर्ट हो जाएंगे, लेकिन मैं इस बात पर जनता को जगा भी रहा हूं कि भाई पहले देख लो तुम कर क्या रहे हो। तुमको कोई भी कुछ भी आकर के कह जाता तो मान लेते हो? अपने आप साक्ष्य देखो ना। आपका भी दिल जानता है कि कानून व्यवस्था अच्छी हुई है। आपका भी दिल जानता है कि इन्होंने वो काम कर डाले हैं जो हर कोई नहीं कर सकता। आपका भी दिल जानता है कि जितना कमजोर आपने अब कर दिया इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति उतने बड़े फैसले नहीं ले पाएगा जैसे पहले लिया था। 370 हटाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, इसी व्यक्ति में थी। आपने उसी को कमजोर कर दिया। राम मंदिर बनवाने की किसी में हिम्मत नहीं थी, इन लोगों में ही थी। आपने उनको कमजोर कर दिया। कृष्ण जन्मभूमि बनवाना चाहते हो, अब बनवा लोगे? लगता है आप कोई भी फैसला लोगे नीतीश कुमार ब्लैकमेल करेंगे कि ये मत लो, मेरे जातिगत समीकरण बिगड़ जाएंगे, मैं फैसला नहीं लेने दूंगा। उधर नायडू, चंद्रबाबू नायडू नाराज हो जाएंगे। ये लोग ब्लैकमेल करेंगे अब। और आप कहते हो कि बड़ा अच्छा हुआ, मोदी कमजोर हो गया। आप उन लोगों की वजह से गलत फैसला ले आए जो लोग खुद दूसरों के हाथ बिके हुए हैं। उन्होंने आपको यूट्यूब के वीडियोस दिखा करके इन्फ्लुएंस कर दिया। उन्होंने आपको अलग अलग रिपोर्ट्स दिखा करके इन्फ्लुएंस कर दिया और आप उनकी बातों में आ गए। आपने अपने देश को ही, क्या बोलूँ मैं, सोचिए जरा, सोचिए। और मैं कभी नहीं कहता कि मेरी बात मानिए। अपने आप गूगल करिए, फैक्ट चेक करिए, लोगों के बीच जाकर के देखिए। यूपी में जितने परसेंट मुसलमान नहीं हैं, उससे ज्यादा मुसलमानों को परसेंटेज के हिसाब से आवास मिले हैं जो पीएम देते हैं। उनसे ज्यादा सुविधाएं मिली हैं जो सरकार देती है स्कीम्स के तहत। उसके बावजूद, मतलब भेदभाव बिल्कुल भी नहीं है, उसके बावजूद आपने धर्म और जाति के आधार पर इन लोगों को कमजोर कर दिया। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि बीजेपी के पास इस वक्त 241 सीटें हैं। बाकी शायद 12 हैं नीतीश कुमार के पास और 16 हैं चंद्रबाबू नायडू के पास। ऐसा करके कुछ इनका थोड़ा कुछ और एक्स्ट्रा है, सब मिला के 292 या 293 कहीं कहीं आ रहा है। ये सीट्स बनती हैं। अगर ये दोनों चले जाते हैं तो 28 सीटों का घाटा हो जाएगा और उतनी सीटें नहीं हो पाएंगी कि 272 ला करके सरकार बनाई जा सके। तो अब होगा क्या? कई लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इधर चले गए, उधर चले गए, तो क्या होगा? नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे। अगर गए तो नीतीश कुमार को 2 नुकसान होने हैं। पहला तो ये कि उनकी बिहार में भी सरकार गिर जाएगी। अगर वो मोदी को छोड़ के आज जाते हैं तो उन्हें बिहार में भी सरकार गिरानी पड़ेगी और लालू यादव के साथ फिर से सरकार बनानी पड़ेगी। तो बिहार की जनता के सामने फिर से बदनाम हो जाएंगे कि फिर पलटी मार दी। दूसरा, आज नीतीश कुमार चले जाएं बेशक, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों मिलकर के इंडी अलायंस के साथ पार्टी बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। इंडी अलायंस में कौन है? कांग्रेस है 98 के साथ, बाकी सब छोटे छोटे दल हैं कई सारे। कांग्रेस में इतनी ताकत नहीं है कि 25-30 दलों को लेकर के सरकार बना सके। ये अटल बिहारी वाजपेयी ही कर सकते थे कि 5 साल सरकार चला ली 22 दलों के साथ। कांग्रेस नहीं कर सकती। सरकार बना सकती है, 1 महीने बना लेगी, 2 महीने बना लेगी, 3 महीने बना लेगी, उससे ज्यादा नहीं। याद करिए महाराष्ट्र में महाअगाड़ी गठबंधन, पता नहीं क्या बनाया था इन्होंने, एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, 2 साल से ज्यादा नहीं चला पाए। शिवसेना के भी 2 टुकड़े हो गए, एनसीपी के भी 2 टुकड़े हो गए। ऐसे ही इन्होंने मध्य प्रदेश में, आपको याद हो, सरकार बनाई थी कांग्रेस ने और अच्छी खासी मेजोरिटी के साथ बनाई थी। कमलनाथ सीएम बने थे, पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए थे, उसी पार्टी के 2 टुकड़े हो गए थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ एमएलए लेकर के बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये दोनों उड़ जाएंगे तो बीजेपी क्या शांत बैठ जाएगी? नहीं, ये ज्यादा दिन सरकार चला नहीं पाएंगे और उसके बाद बीजेपी ऐसा कुछ कर लेगी कि खुद ही 272 हो लेगी। इतना तो अमित शाह पे भरोसा रखिए आप याद करिए, जो अदर्स है ना, अदर्स, एनडीए और इंडी अलायंस को छोड़ करके जो अदर्स हैं 18, उन पर थोड़ा भरोसा रखिए। बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 31 और चाहिए बस। मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जो जीती है 35-37, उनमें से आधे टूट के ना चले जाए, 2/3। तो अभी वक्त का इंतजार करिए, यही मोदी 272 प्लस हो जाएंगे। ये पॉलिटिक्स है, राजनीति है। यहाँ राजनेता किसी के सगे नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। और मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी के दबाव में रहकर के सरकार नहीं चला सकते। आज नहीं तो कल
ये पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेंगे, चाहे कोई पार्टी पूरी की पूरी खुद में मिलानी पड़ जाए। तो संभावना क्या बनती है कि अगर ये छोड़ के भागते हैं तो 1-2 महीने चला लेंगे सरकार, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद या तो बीजेपी खुद 272 बन के निकलेगी, या बीजेपी अपने साथ शिवसेना को ले लेगी, जो उद्धव ठाकरे वाली है। पूरे चांसेस है यही होगा। अदर्स तो है ही, और शिवसेना को ले लेंगे। या हो सकता है कि शिवसेना के 2/3 एमपीज को लेकर के खुद में विलय करा लें, ये भी हो सकता है। क्योंकि एक कानून है एंटी डिफेक्शन लॉ, जो ये कहता है कि किसी पार्टी के 2/3 से ज्यादा विधायक या एमपी टूट करके किसी दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाती। अगर उससे कम टूट के होते हैं तो उनकी सदस्यता ही चली जाएगी एमपीज की, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। तो कोई भी पार्टी अगर तोड़ के बीजेपी में मिलानी है तो उसके 2/3 एमपीज को तोड़ना पड़ेगा। या अदर्स जो हैं, अदर्स आते जाएं। अदर्स तो हर कोई अपनी अपनी पार्टी का इंडिपेंडेंट है, तो उसमें तो पार्टी जैसा कुछ है ही नहीं। तो खेला होना है, बड़ा खेला होना है, और 6 महीने के अंदर अंदर देख लेना, बहुत मैक्सिमम बता रहा हूँ, 6 महीने के अंदर अंदर बीजेपी खुद पूर्ण बहुमत में आ जाएगी। इतनी अंडरस्टैंडिंग तो है। तो अब देखते हैं क्या होता है, आप भी विचार करिए, हम भी देखते हैं। नमस्कार।